Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके मॉडल पेपर 2 को। ऑलरेडी हम मॉडल पेपर 1 डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर कि हमने पूरा कंप्लीट जिस तरह से आपका यूजीसी के पैटर्न पर यूजीसी नेट का पेपर 1 आता है बिल्कुल एज इट इज़ हमने आपको मॉडल पेपर 1 में करवाया था। अब हम सेम बिल्कुल मॉडल पेपर 2 में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये आपका एज अ मॉक टेस्ट हो सकता है, जैसे कि हमने प्रीवियस में किया था। तो सेशन आपके लिए रहने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को विदाउट स्किप के आपको लास्ट तक ज़रूर से देखना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी, हमने ऑलरेडी आपकी काफ़ी जैसे हमने मॉडल पेपर 1 किया था। तो अगर आपने हमारा मॉडल पेपर 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। एंड मैराथन क्लासेस हमने आपके यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने हमारा वो सेशन भी नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाके चेक करेंगे। क्विक रिकैप सेशन भी हमने किया था, एक सीरीज़ उसकी भी चलाई थी। तो वो उसमें हमने आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया था डिफरेंट यूनिट्स का डिफरेंट टॉपिक में। तो चलिए, ये था हमारा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन जो कि हमने आपको बताया। तो अगर आपको लगता है कि आपको मॉडल पेपर 2 अच्छा लगा, तो आप मॉडल पेपर 1 भी देखना चाहते हैं, तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करिए एंड मॉडल पेपर 1 भी देखिए। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Yes. So here, question number 1. Question number 1 says that which among the following is the best field of study to improve the ability of a student experiment and analysis? और कलर चेंज कर लें क्योंकि ब्लू सेम हो जाता है थोड़ा। चलिए, yes. The question says that which among the following is the best field of study to improve the ability of a student's experiment and analysis? यहाँ पर आपसे पूछा है, आपको हिस्ट्री, लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स एंड साइंस 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड है, और आपसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा बेस्ट फील्ड है स्टडी करने का, जिससे कि हम स्टूडेंट के एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस की जो एबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के थ्रू कर सकते हैं, लैंग्वेज के थ्रू, इकोनॉमिक्स या फिर साइंस के थ्रू। तो देखिए, अगर एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस की एबिलिटी को हमें इम्प्रूव करना है तो हिस्ट्री में हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते। हिस्ट्री में आपको पता है कि हमारे ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग हमारे फैक्ट्स होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ हम कोई अपना एक्सपेरिमेंट नहीं करते। हिस्ट्री में तो हम पास्ट का ही पढ़ते हैं। लैंग्वेज में भी एज सच हम कोई न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं करते। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी हम कोई न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं करते। तो ये सारे यहाँ पर जितना भी डेटा होता है आपका प्री एग्जिस्टिंग ही होता है। ठीक है, लेकिन साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस अगर हमें इम्प्रूव करना है इसकी एबिलिटी को, तो इनमें से जो बेस्ट फील्ड रहेगी स्टडी करने की, दैट इज साइंस। अगर हम साइंस को स्टडी करते हैं देन वी आर एबल टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस, क्योंकि हम साइंस में ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहीं पर हम एनालिसिस करते हैं। क्लियर? हाँ, हिंदी में देखेंगे, छात्रों की प्रयोग और विश्लेषण करने की क्षमता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन सबसे अच्छा क्षेत्र है? तो इतिहास के क्षेत्र से हम अपना कह सकते हैं कि विश्लेषण करने की क्षमता में सुधार नहीं कर सकते, ना तो भाषा में ना ही अर्थशास्त्र में। किस में करेंगे हम? तो ये हम करेंगे आपके विज्ञान में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, which among the following reflects best the quality of teaching in a classroom? किसी भी एक क्लासरूम में हम कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे कि कैसे हम रिफ्लेक्ट कर, इनमें से जो यहाँ आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है किसी भी एक क्लासरूम में टीचिंग की क्वालिटी को। ठीक है, तो हम एक बार स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं। थ्रू द यूज़ ऑफ मैनी टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, अगर आप क्लासरूम में अलग अलग टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तब हम कह सकते हैं कि जो टीचिंग की क्वालिटी है क्लासरूम में वो बेस्ट है। ठीक है,
टीचिंग एड्स का यूज़ करना इज़ अ गुड थिंग। हम ये कहेंगे कि हाँ, एक अच्छी बात है कि आप अपनी टीचिंग में, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचिंग एड्स का यूज़ कर रहे हो, बट वी आर नॉट सेइंग दैट कि ये बेस्ट मेथड है। क्योंकि देखिए, एक सही, एक अच्छा होना और एक बहुत अच्छा होना, सबसे अच्छा होना, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो एक अच्छी बात है कि अगर आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ पर टीचिंग एड्स का यूज़ कर रहे हैं, इससे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, एंड ऑल्सो जो वो सीख रहे हैं वो ड्यूरेबल रहेगा। बट हम इसको बेस्ट नहीं कह सकते। बाकी के ऑप्शंस देखते हैं, बेस्ट कौन सा मिलेगा फिर हमको। थ्रू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, या फिर जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स पूछते हैं क्लासरूम से, उस वो रिफ्लेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ टीचिंग। तो ये भी एक अच्छा है। बाकी और देख लेते हैं। थ्रू फुल अटेंडेंस इन दी क्लासरूम, देखिए ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ तो हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि क्लासरूम में फुल अटेंडेंस डजंट मीन दैट कि टीचिंग अच्छी हो रही है इसलिए बच्चे सारे आ रहे हैं। हो सकता है कोई और रीज़न हो सकता है कि उनका गेम्स का पीरियड होता हो, तो वो गेम्स के पीरियड में इंटरेस्टेड होते हो। आप गेम्स पीरियड में अगर उन्हें जाना है तो उन्हें स्कूल में तो आना ही होगा ना, तभी गेम्स पीरियड जाएंगे। तो उनकी अटेंडेंस के तो सो मैनी रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है जो मिड डे मील मिल रहा है, उस मिड डे मील की वजह से वो आना चाह रहे हैं, गेम्स पीरियड की वजह से आना चाह रहे हैं, या कोई भी अदर उनका रीज़न रह सकता है जिस वजह से वो स्कूल आ रहे हैं। तो फुल अटेंडेंस को हम ये नहीं कह सकते कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग है इस वजह से फुल अटेंडेंस है, ठीक है। थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ साइलेंस बाय द स्टूडेंट इन क्लासरूम, अब क्लासरूम में साइलेंस तो बहुत है, बिल्कुल शांत है बच्चे, कोई शैतानी नहीं करते, लेकिन शांति को हम ये नहीं कह सकते कि शांत है तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्योंकि टीचिंग का मतलब ही है टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में क्या होना, इंटरेक्शन होना। एंड दिस इंटरेक्शन, जब ये इंटरेक्शन होगा तो क्लास में वॉइस तो आएगी। हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल साइलेंस होगा। तो अगर बिल्कुल साइलेंस है क्लासरूम में तो ये भी क्वालिटी ऑफ टीचिंग को नहीं रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब वो पहले वाले ऑप्शन को हमने कहा ही था कि टीचिंग एड का यूज़ करना इज़ अ गुड थिंग बट नॉट द बेस्ट थिंग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है हमारे पास। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि थ्रू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पूछना नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पूछ लेने से हम नहीं कह रहे कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहा है इट मीन्स क्वालिटी टीचिंग हो रही है। क्वेश्चंस की क्वालिटी को भी देखा जा रहा है कि जो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है वो टू द पॉइंट पूछ रहा है कंसेप्ट के, ये नहीं कि कुछ चल रहा है और कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं क्लासरूम में, वो बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट कर पा रहा है कि टीचिंग जो है वो क्लासरूम में कैसी हो रही है। क्लियर है? आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर ढंग से दर्शाता है? कक्षा में कई शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के माध्यम से, तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम शिक्षण सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारी शिक्षण सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, इट मीन्स हम बहुत अच्छी शिक्षण में गुणवत्ता यहाँ पर देखने को मिल रही है। हो सकता है ना हो, ठीक है, या हम सही टीचिंग एड का यूज़ ना कर पा रहे हो, है ना, ये भी हो सकता है। तो कक्षा में छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता के माध्यम से, बिल्कुल कक्षा में जो बच्चे हैं वो किस तरह के प्रश्न कर रहे हैं, वो टू द पॉइंट जो टॉपिक उनको पढ़ाया जा रहा है वहीं से प्रश्न कर रहे हैं या फिर कहीं और से कर रहे हैं। अगर वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं, इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव हैं और उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं कम्प्लीटली। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत हैं। Now, moving towards our next question, and this question says that artifacts that arise and affect the internal validity in research are। अब आर्टिफैक्ट्स जो कि अराइज होते हैं और क्या करते हैं, जो रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी होती है उसको अफेक्ट करते हैं। तो वो आर्टिफैक्ट्स क्या हैं? क्या हिस्ट्री इंटरनल वैलिडिटी को, हिस्ट्री जो है वो करती है रिसर्च में इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट, या फिर रेंडमाइजेशन, या मैच्योरिटी, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर एक्सपेरिमेंटल मोरालिटी। तो यहाँ पर ये आपको 5 इज मैचिंग, ठीक है। तो ये 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन 6 स्टेटमेंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं। आपको बताना है इन 6 में से कौन सा ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि क्या कर रहा है, आपके रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट है। देखिए रिसर्च, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो कोई भी किसी भी चीज़ की जो हिस्ट्री है वो एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट कर सकता है,
ठीक है। दूसरा आपका रेंडमाइजेशन है, तो रेंडमाइजेशन नहीं, क्योंकि रेंडमाइजेशन में तो हमने पहले भी बताया कि हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ एट रैंडम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैच्योरिटी, यस, ये अफेक्ट करेगा, जितना भी रिसर्चर जो होगा मैच्योर होगा उतने अच्छे से बेहतर तरीके से कन्वीनियंट तरीके से वो रिसर्च प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, बिल्कुल, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपको सारे जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमें टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप उनको बेहतर तरीके से जान रहे हैं तो वो आपकी इफेक्ट करेगी। नहीं जान रहे हैं तब भी, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि हमें अगर पीएच फाइंड करना है तो हमें पीएच मीटर की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें पीएच पेपर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप पीएच कैसे फाइंड करोगे? तो इंस्ट्रूमेंटेशन की नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर है। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल मोरालिटी। तो एक्सपेरिमेंटल मोरालिटी, बिल्कुल, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें मोर्टेलिटी होना चाहिए। तो ये हमारे 4 स्टेटमेंट्स जो हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। ये ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि रिसर्च में इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा A, C, D एंड E के साथ, एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर 3, A, C, D एंड E। क्लियर। शोध में आंतरिक वैधता को प्रभावित करने वाली कलाकृतियां हैं। तो शोध में आंतरिक वैधता को प्रभावित करने वाली कलाकृतियां क्या है? तो पहला तो आपका इतिहास है, परिपक्वता है, उपकरण है और प्रायोगिक मृत्यु दर। तो ये 4 चीज़ें जो हैं ये आपके शोध में जो आंतरिक वैधता होती है उसको प्रभावित करती हैं। क्लियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन। अब जो फॉर्मुलेशन हम करते हैं किसी भी एक रिसर्च प्रॉब्लम पे वो किस पर निर्भर करती है? ऑप्शंस में आपको दिया है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द रिसर्चर्स चॉइस। जो रिसर्चर है उसकी चॉइस के पीछे उसके चॉइस के पीछे क्या ऑब्जेक्ट है, या फिर स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या क्या है, या फिर हमारा कंसेप्चुअल मॉडल क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं जिन पे कि रिसर्च हमारी डिपेंड कर रही है वो क्या है, या फिर रीज़न फॉर अनलिमिटिंग दी स्टडी को हम बहुत ज़्यादा वाइड किए जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई एक लिमिट सेट क्यों नहीं कर रहे, हम हाइपोथेसिस का कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, तो किस किस चीज़ पर जो है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड करता है ये देखेंगे। तो ये किस पे करता है आपका? तो सबसे पहला जो आता है व्हाट्स द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द रिसर्चर चॉइस। रिसर्चर ने ये जो टॉपिक चुना ये क्यों चुना, इसके पीछे क्या मोटिव रहा, ठीक है। तो ये रहता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका रहता है व्हाट आर द स्पेसिफिक क्वेश्चंस, यानी कि किन किन क्वेश्चंस पर आपको रिसर्च करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द कंसेप्चुअल मॉडल, आप कंसेप्चुअल मॉडल क्या रखेंगे यहाँ पर, एंड व्हाट नेगेटिव फैक्टर्स से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, हमें सिर्फ ये 3 चीज़ें ऊपर देखनी है, बाकी नीचे हमें यहाँ पे देखना है कि अनलिमिटिंग दी स्टडी का रीज़न हमें पता नहीं करना कि स्टडी क्यों वाइड हो रही है। ऑब्वियसली हो सकता है कि हमारा जो टॉपिक है उसमें ज़्यादा हमें चीज़ें यूज़ करनी पड़नी हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस यहाँ पर मैटर करता है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर 4, A, B, C एंड F। क्लियर। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा, A, B, C एंड F। हिंदी में देखिए, शोध समस्या का निर्माण इस पर निर्भर करता है। तो शोध समस्या का निर्माण किस पर निर्भर करता है? तो शोध समस्या का निर्माण निर्भर करता है शोधकर्ता की पसंद के पीछे उद्देश्य क्या है, मतलब जो टॉपिक उसने चूज़ किया उसके पीछे उसका मोटिव क्या है, क्यों उसने वो टॉपिक चूज़ किया, उसके लिए विशिष्ट प्रश्न क्या है, और संकल्पनात्मक मॉडल क्या है, बाकी परिकल्पनाओं का निर्माण। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि शोध समस्या का निर्माण करने पर निर्भर करती हैं। क्लियर। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? क, ख, ग एंड चा। क, ख, ग एंड चा, एंड इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। Now moving towards our next question, and this question says that among the following which one is not an instructional material। इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है? आपका ऑडियो पॉडकास्ट नहीं है, यूट्यूब वीडियो नहीं है, प्रिंटेड स्टडी गाइड नहीं है, या फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा आप किसके थ्रू इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते? तो देखिए, अगर हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की यहाँ पर बात करें तो
देखिए ऑडियो पॉडकास्ट के थ्रू आप इंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। यूट्यूब वीडियोस के थ्रू भी आप इंस्ट्रक्ट करते हैं, जिस तरह से अभी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये एक यूट्यूब वीडियो ही है। तो इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑडियो पॉडकास्ट के थ्रू भी करते हैं, यूट्यूब वीडियो के थ्रू भी करते हैं, तो दोनों ही हमारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हैं। बाकी प्रिंटेड स्टडी गाइड, जो भी प्रिंटेड स्टडी गाइड होती है उससे भी आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो ये भी एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में आता है। बट ये जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है, इट्स नॉट अ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इसको हम विजुअल एड में कंसीडर करते हैं। क्लियर? तो ओवरहेड प्रोजेक्टर हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री नहीं है? ऑडियो पॉडकास्ट है, यूट्यूब वीडियो है, मुद्रित अध्ययन मार्गदर्शिका भी है, लेकिन ओवरहेड प्रोजेक्टर नहीं है। क्लियर? ओके, now question number 6 says that suppose as a teacher, सपोज करिए कि एज अ टीचर यू आर ट्रेनिंग योर स्टूडेंट्स, आप अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हो इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, पब्लिक में बोलने के लिए, डिबेट में बोलने के लिए आप अपने बच्चों को ट्रेंड कर रहे हो। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डेवलप अमंग द स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट्स में क्या ऐसी चीज़ है जो कि डेवलप कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, कि वो अपने इमोशंस पर कैसे कंट्रोल पाएंगे, या फिर कंसेप्ट का फॉर्मुलेशन वो कैसे करें, कंसेप्ट का निर्माण कैसे करें। देखिए कंसेप्ट का निर्माण करना तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम उनको गाइड करें। अगर आप एज अ टीचर उनको ट्रेन कर रहे हो तो कंसेप्ट जो भी फॉर्म होंगे वो आप उनको करके देंगे, है ना। तो कंसेप्ट फॉर्मुलेशन हम नहीं कह सकते कि बहुत डिफिकल्टी है जो कि हमें स्टूडेंट्स में डेवलप करने में प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी, क्योंकि इसको हम ईजिली डेवलप कर सकते हैं। यूजिंग सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट लैंग्वेज को सिलेक्ट करने में भी उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे उसी लैंग्वेज बोलेंगे। अगर मान लीजिए डिबेट आपका इंग्लिश में ही होना है तो हम ऐसे स्टूडेंट्स को लेंगे जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो लैंग्वेज सिलेक्ट करने में भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा वॉइस मॉड्यूलेशन, तो वॉइस मॉड्यूलेशन जो स्टूडेंट डिबेट के लिए आया है तो उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो एबिलिटी होगी ना डिबेट करने की, तो वॉइस मॉड्यूलेशन वो खुद से कर लेगा, क्योंकि हम जब बोलना शुरू करते हैं तो जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है वो खुद से हो जाता है कि हमें कहाँ थोड़ा हल्के बोलना है, कहाँ हमें अपनी पिच को बढ़ाना है। तो वॉइस मॉड्यूलेशन इज नॉट अ कंसर्न इज दैट कंट्रोल ओवर इमोशंस, उनके इमोशंस पर कंट्रोल करना, डेवलप करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि हम सभी के साथ होता है कि अगर हमें पब्लिक स्पीकिंग में कहीं पब्लिक में कुछ बोलना होता है तो सो वी गॉट नर्वस, हम थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, है ना। कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, किसी को फोबिया होता है कि ऑडियंस को देखकर उनको डर लगने लगता है, या किसी को लगता है पता नहीं हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो कभी अगर पब्लिक स्पीकिंग में हमें कभी पब्लिक में बोलना होता है तो एक छोटा सा नर्वसनेस तो सबके अंदर होती है, एक छोटा सा डर सभी के अंदर होता है, किसी के अंदर ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है, कोई उस पर कंट्रोल पा लेता है और कोई उस पर कंट्रोल नहीं पा पाता, और क्या होता है एट लास्ट उनका जो भी डिबेट है, जो भी कुछ है, वहाँ पे वो कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हैं। तो यही सबसे बड़ा टास्क होता है कि इमोशंस पर कंट्रोल पाना। क्लियर ना। मान लीजिए कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों को सार्वजनिक भाषण और वाद विवाद का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो छात्रों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा विकसित करना सबसे कठिन होगा? तो सबसे ज़्यादा कठिन होगा भावनाओं पर नियंत्रण करना। ओके ना। Now moving towards our next question, and this question says that which among the following is the best advantage of choice based credit system? जो choice based credit system होता है उसका यहाँ पर इनमें से कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है या बेस्ट एडवांटेज है, सॉरी। तो शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंटर टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, क्या हुआ है कि पहले क्या होता था, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हुआ करती थी, यानी टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ाया करता था, ठीक है। तो अब उससे तो क्या करा गया, इसको शिफ्ट किया गया कि भैया टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हमें नहीं रखनी, स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन हमें रखनी है। स्टूडेंट की एबिलिटी क्या है, स्टूडेंट क्या पढ़ सकता है, क्या पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें जो है सिलेबस डिज़ाइन करना है या उस अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है, उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है, अपने आप को ध्यान में रखते हुए नहीं पढ़ाना। तो ये चेंज हुआ। दूसरा, क्लासरूम अटेंडेंस को इम्प्रूव किया, जिस तरह से आप देखते हैं ना कि 75% अटेंडेंस से कम होगा तो आपको एग्जाम देने को नहीं मिलेगा, आपको एडमिट कार्ड देने को नहीं मिलेगा। दूसरा, हेल्पिंग टीचर टू कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम। हम ये कह सकते हैं कि जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है उससे क्या हो रहा है, टीचर को हेल्प मिल रही है कि वो अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर ले रहे हैं, या फिर जो भी आपका एग्जामिनेशन एंजाइटी होती है स्टूडेंट्स में, एग्जाम्स को लेके जो एक डर होता है वो खत्म हुआ है। तो देखिए
जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का जो बेस्ट एडवांटेज है वो यही है कि क्या हो गया, फोकस जो था टीचर सेंटर्ड पे, जो टीचर पे जो फोकस हुआ करता था वो आपका शिफ्ट हो गया स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन पे। अब हमें देखना होता है कि टीचर का नहीं देखना, टीचर की हमें कन्वीनियंट नहीं देखनी, हमें देखना है स्टूडेंट का कन्वीनियंस। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली का सबसे अच्छा लाभ है? तो शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल शिक्षक केंद्रित से अब छात्र केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित हुआ है, तो इससे जो है स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंसेप्ट को इजीली समझ पा रहे हैं, क्योंकि पहले टीचर अपने अकॉर्डिंग कराता था, तो टीचर का लेवल तो ऑब्वियसली हाई होगा ना स्टूडेंट के कंपैरिजन में। तो लेकिन जब हम स्टूडेंट का लेवल लेके चलेंगे तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो हमारी अच्छी होगी। ठीक है, तो कक्षा में उपस्थिति में सुधार इतना बड़ा कोई बात नहीं है। आपने एक बच्चों को कह दिया कि 75 अटेंडेंस नहीं होगी, तो आपने डरा दिया ना एक तरह से कि अगर आपकी अटेंडेंस इतनी, तो ये तो आप बल्कि कह सकते हो आप प्रेशर लगा के कुछ अपना काम करवा दो ना, डरा के धमका के, है ना। सो ये ना आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द कंपोनेंट्स ऑफ ए रिसर्च डिज़ाइन आर। जो रिसर्च डिज़ाइन होती है, हमने आपको बताया था कि जब आप कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसके लिए आप रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं। तो जो रिसर्च डिज़ाइन आप बनाते हैं उनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? कंपैरिजन, कंट्रोल, रिएक्टिविटी, मैनिपुलेशन, नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड जनरलाइजेशन। तो इनमें से क्या रिसर्च डिज़ाइन के कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली? तो देखिए, सबसे पहले कंपैरिजन तो होता है, क्योंकि जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप कंपेयर करते हैं 2 थिंग्स के बीच में, है ना। आप एक कंपैरिजन लेकर आते हैं। कंपैरिजन ऐसे भी हो सकता है कि आपने पहले कोई रिसर्च किया, उसके बाद आपने दोबारा से कोई कोई एक्सपेरिमेंट किया सेम सैंपल से, उसके बाद आपने उसको दोबारा देखा, फिर आपने वहाँ पे देखा कि कोई डिफरेंस तो नहीं आया ना दोनों के बीच में, तो दैट इज कंपैरिजन। अगर डिफरेंस नहीं आया इट मीन्स आपका एक्सपेरिमेंट सही था, बट अगर डिफरेंस आ रहा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने कहीं ना कहीं लैग किया है। तो कंपैरिजन इज अ कंपोनेंट ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन में आप कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल। कंट्रोल भी करते हैं भैया, बिल्कुल कंट्रोल करेंगे आप, है ना। तो कंट्रोल इज ऑल्सो कह सकते हैं कंट्रोल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग इन रिसर्च डिज़ाइन। ओके, नाउ रिएक्टिविटी इज नॉट अ कंसर्न, सो रिएक्टिविटी को हम यहाँ पे कट कर देते हैं। नाउ मैनिपुलेशन, येस इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन रिसर्च डिज़ाइन। तो इन रिसर्च डिज़ाइन कंपैरिजन, कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन इज इम्पॉर्टेंट, एंड वन मोर थिंग दैट इज जनरलाइजेशन। क्योंकि जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप जनरलाइजेशन ज़रूर से करते हैं, सामान्यकरण आप ज़रूर करते हैं। सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट नॉन representativeness it's not required. Okay, so here the correct answer goes with A, B, D and F, and it's here in option number 4. Clear? Okay, now moving towards हिंदी पार्ट। हिंदी में देखेंगे शोध डिज़ाइन के घटक हैं। तो शोध डिज़ाइन के घटक क्या क्या हैं? तो तुलना करना एक शोध डिज़ाइन का घटक है भैया, तुलना हम लोग करते हैं, ठीक है। उस पर नियंत्रण रखना, काबू रखना, ये भी एक घटक है। दूसरा प्रतिक्रियाशीलता, तो ये नहीं है, हेर फेर होता है, हेर फेर है, क्योंकि कभी एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ रीडिंग आएगी, दोबारा एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ रीडिंग आएगी, तो हेर फेर हो रहा है। गैर प्रतिनिधित्व यहाँ नहीं है, बट सामान्यीकरण हमें करना है, ठीक है। सो इट्स इम्पोर्टेंट। सो 1, 2 A, B, D and F इट्स द करेक्ट आंसर हेयर, एंड इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर 4. Clear? Okay. Now moving towards our next question, that is question number 9. So question number 9 says that the 4 major operations in scientific research are. जो आप साइंटिफिक रिसर्च करते हो तो इस साइंटिफिक रिसर्च में जो 4 मेजर ऑपरेशंस हैं वो क्या क्या हैं? आप कोवेरियंस का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, आप स्पूरियस रिलेशंस को एलिमिनेट करते हैं, आप सीक्वेंसिंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑर्डर, टाइम और ऑर्डर की टर्म्स में आप एक सीक्वेंस बनाते हैं, आप सेल्फ एजुकेशन पर फोकस करते हैं, या ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पर्सनल चॉइस, किसी भी एक व्यक्तिगत पर्सन की चॉइस के लिए आप ऑपरेशनलाइजेशन करते हैं, या फिर आप थियराइजेशन करते हैं, यानी थियोरी समझाते हैं। तो जो 4 मेजर ऑपरेशंस होते हैं साइंटिफिक रिसर्च में वो क्या होते हैं कि सबसे पहले आप कोवेरिएंस का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। जो भी आपके कोवेरिएंट हैं उनको आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो।
दूसरा, आप जो भी स्पूरियस रिलेशंस होते हैं उनको हटाते हो, ठीक है, स्पूरियस रिलेशंस को आपको हटाना है तो स्पूरियस रिलेशंस को आप हटाते हैं। दूसरा, आप सीक्वेंसिंग करते हैं इन टाइम्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑर्डर, टाइम के अकॉर्डिंग आप सीक्वेंस करते हैं, टर्म्स को सीक्वेंस मिलाते हैं। एंड सेल्फ एजुकेशन, ये इतना रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। थियोराइजेशन, ये आप करते हैं, मतलब आपने कोवेरिएंस को डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, उसके बाद जो भी स्पूरियस रिलेशन थे उनको एलिमिनेट कर दिया, आपने टाइम ऑर्डर के अकॉर्डिंग टर्म्स को सीक्वेंस भी कर दिया और फिर अब आप उसकी थ्योरी देते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च के ये मेजर ऑपरेशंस होते हैं। क्लियर? आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, हिंदी में देखेंगे। कोड यहाँ सिलेक्ट करना था, तो ये था हमारा A, B, C and F and it's here in option number 3. So guys, option number 3 is the correct answer for this question. I hope आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान में 4 प्रमुख ऑपरेशन हैं। तो वैज्ञानिक अनुसंधान में 4 प्रमुख ऑपरेशन कौन कौन से हैं? तो पहला तो आपका सह प्रसारण का प्रदर्शन है कि आप सह प्रसारण को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, झूठे संबंधों का आप उन्मूलन करते हैं, आप हटा देते हैं, कोई भी स्पूरियस रिलेशनशिप आप वहाँ पर नहीं रखते हैं, ठीक है, मतलब जिनके बीच में हम रिलेशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं, जिन वेरिएशंस, जिन हम कह सकते हैं कि चरों के बीच में, जिन वेरिएंट्स के बीच में आप रिलेशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं, वैसे उन्हीं को रखेंगे, अदरवाइज हम नहीं रखेंगे, ठीक है। समय क्रम के संदर्भ में आप अनुक्रमण करते चलते हैं, बिल्कुल समय क्रम के संदर्भ में हम अनुक्रमण करते हुए चलते हैं। दूसरा आपका स्वशिक्षा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यक्तिगत पसंद का संचालन भी हमको नहीं करना, लेकिन हाँ सिद्धांतीकरण हमें करना है, सिद्धांत हमें देने होते हैं। तो A, B, C and F is a correct answer here and it's here in option number 3. Clear? ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो मैंने सोचा था कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 to 15 जो आपका कॉम्प्रिहेंशन होता है वो भी हम इसी सेशन में कंप्लीट करेंगे, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है, तो आई थिंक कि हम उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। ओके, तो हमारे सेशन का फिर ये लास्ट ही क्वेश्चन रहेगा, जहाँ पर कि हम देखेंगे कि अ वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इज नोन एज, वो वेरिएबल जिसमें हेर फेर किया जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं क्या? उसको हम कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं? उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं? या फिर उसको हम कंफाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं? तो देखिए, वो वेरिएबल, वो चर जिसमें हम हेर फेर करते हैं तो वो डिपेंड नहीं हो सकता, क्योंकि जो डिपेंड है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें हम हेर फेर नहीं कर सकते, ठीक है। मान लो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि हमें शरबत अगर बनाना है, ठीक है, तो शरबत बनाने के लिए चीनी इज़ रिक्वायर्ड, शुगर इज़ रिक्वायर्ड, विदाउट शुगर हम शरबत नहीं बना सकते। तो शरबत का मतलब है कि कुछ मीठा, शुगर का मतलब है उसमें मीठा करना, तो हम भैया उसमें हेर फेर नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अलग है, चीनी की जगह हम जैगरी डाल सकते हैं, मीठा करने के लिए हम कुछ अदर चीज़ें डाल सकते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं उसके साथ, उसकी क्वांटिटी के साथ हेर फेर नहीं कर सकते। जितना मीठा रिक्वायर्ड है उतना मीठा हमें डालना है। वही सेम थिंग है कि डिपेंडेंट वेरिएबल को में हम कोई भी हेर फेर, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। कंट्रोल वेरिएबल तो कंट्रोल्ड होता है ऑब्वियसली, तो उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। कंफाउंडिंग में भी नहीं करेंगे, हम किस में करेंगे? जो स्वतंत्र, जो इंडिपेंडेंट है भैया उसी में चेंज करेंगे ना। आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड है अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है, तो भैया अब आप सिर्फ पढ़ाई करोगे, आप नहीं कह सकते अपने फ्रेंड्स की कि चलिए आज पार्टी करने चल रहे हैं। क्यों भैया? पार्टी के लिए तो पैसे पापा से लेने पड़ेंगे, और आप तो पापा पर ही फुली डिपेंड हो, पापा पार्टी के लिए पैसे नहीं देंगे, सिर्फ पढ़ने के लिए देंगे। तो अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो आप पार्टी करने नहीं जा सकते, सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल वेरिएबल, अगर आपके पेरेंट्स का आप पर कंट्रोल है तो आप उनको बिना बताए नहीं जा सकते, तो भी आप कोई हेर फेर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको कोई नहीं रोकता, आपसे कोई नहीं पूछता आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, तब आप हेर फेर ज़रूर से करोगे। तो बिल्कुल वही है कि वो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट होता है वो आपका मैनिपुलेट होता है, ठीक है। क्लियर? समझ में आया होगा ना। एग्जाम्पल बिल्कुल आपकी लाइफ से कनेक्ट करते हुए था, तो इसको तो नहीं बोलेंगे अब आप। तो जिस चर में हेर फेर किया जा सकता है उसको हम किस प्रकार से जानते हैं? तो हम भैया उसको स्वतंत्र चर के नाम से जानते हैं, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, जिसको किसी का डर नहीं होता, तो वो हेरा फेरी करेगा। लेकिन जो भैया डिपेंडेंट है, भैया पापा पे डिपेंड हूँ, पापा मुझे पढ़ा रहे हैं, अगर कुछ गड़बड़ किया तो पढ़ाएंगे नहीं, है ना,
पापा का कंट्रोल है भैया, अगर गड़बड़ की तो डांट पिटाई लगेगी, डंडे पड़ेंगे, नहीं करना। लेकिन भैया हम तो स्वतंत्र हैं, ना मम्मी देख रही है ना पापा देख रहे हैं, कोई हमसे कुछ कहने वाला नहीं, तो हमारा तो जो मन आएगा हम करेंगे। तो वही हेर फेर हो रहा है आपके सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र चर में भ्रमित करने वाले चर में भी नहीं होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। तो बताइएगा ज़रूर सेशन कैसा लगा। सेशन पसंद आया हो तो उसको लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। हमने मॉडल पेपर 2 के 10 क्वेश्चंस कर लिए। आपके अपकमिंग पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो हम इसी सेशन में कंप्लीट करने थे, बट वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो गया तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अगर हम पैसेज भी करते हैं तो इट विल टेक अप्रॉक्स 5 to 6 मिनट्स। तो इसको यहीं स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम पैसेज के साथ आएंगे। सो टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय, मिलेंगे नई वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।